गुड मॉर्निंग क्लास। ये लेक्चर अपना पास जो सिंगली बीम का चल रहा है उसमें अपन ने लास्ट तक क्या लिख लिया, स्टेप नंबर 2 तक देख लिया था, जहां तक अपन ने डेप्थ कैलकुलेशन देख ली थी। आज हमारे पास लेक्चर 12 है, जिसमें हम क्या देखेंगे, एएसटी कैलकुलेशन। तो डिजाइन स्टेप चल रहे हैं, तो स्टेप नंबर आज 3 है जिसमें हम क्या करेंगे, एएसटी कैलकुलेशन। एएसटी कैलकुलेशन करना सीखेंगे। एएसटी मतलब एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन साइड। एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन साइड की कैलकुलेशन यहाँ पर हम करना सीखेंगे। ठीक है, एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्या कि ये एएसटी की जो गणना की जाती है बीम में, वो बेसिकली किसके आधार पर की जाती है, हमेशा अंडर रेनफोर्स सेक्शन मानकर की जाती है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन मानकर की जाती है। तो लिख लीजिए, ऑलवेज डिजाइन फॉर अंडर रेनिफोर्स सेक्शन। अंडर रेनिफोर्स सेक्शन को सिंपल लिख लो, यूआरएस है ना, अंडर रेनिफोर्स सेक्शन। ठीक है, एक बात तो ये है, अब अंडर रेनिफोर्स सेक्शन होता क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है। जब हमारे पास एक्सयू एक्चुअल जो होती है, वो एक्सयू लिमिटिंग से कम होती है। और एक्सयू लिमिटिंग क्या होती है, एक्सयू लिमिटिंग होती है के इंटू में डी। ठीक है, ये आपको सबको पता है। तो अब यहाँ पर जब एएसटी कैलकुलेशन की जाती है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला था, बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी WL²/8 करके इफेक्टिव स्पान, वो हमारे पास क्या होगा, टी इंटू में लीवर आर्म कर दो। ठीक है, टी इंटू में लीवर आर्म, टी कितना होता है 0.87, टोटल टेंशन फोर्स स्ट्रेस तो होता है 0.87 FY इंटू में AST, और लीवर आर्म कितनी है, D माइनस 0.42 XA। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आप अंडर रेनफोर्स सेक्शन के हिसाब से करते हो, जैसे डेप्थ की थी बैलेंस के हिसाब से, तो उस केस में क्या आ गया था, यहाँ पर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यूज करी थी, C इंटू लीवर आर्म करके। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या यूज होती है हमारे पास XA एक्चुअल डेप्थ, क्योंकि हम किसके आधार पर गणना कर रहे हैं, सारी अंडर रेनफोर्स सेक्शन मानकर गणना कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और है जो आपको पता होनी चाहिए, बेंडिंग मोमेंट आपको पता ही है कितना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो WL²/8 है। अब XA कैसे निकालते हैं, XA आपको पता है C बराबर T करके निकालते हैं। C मतलब 0.36 FC के B इंटू में XA, और T कैसे निकलता है 0.87 FY इंटू में AST। तो यहां से X से अगर मैं निकालूं तो ये फॉर्मूला हमको याद भी है, पर याद रखने की जरूरत ही नहीं होती। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही याद रखते हैं, C बराबर T, तो 0.36 FC के इंटू में B। तो ये जो XA है, जब ये वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा, तो रख के देखो, एक बार रख के देखो, 0.87 FY इंटू में AST, 0.87 FY इंटू में AST, T माइनस 0.42 XA की जगह जब मैं ये रखूंगा 0.87 FY इंटू में AST, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, बटे में 0.36 FC के इंटू में B। तो यहाँ पर देखिए, जब ये AST यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल होगा, पर जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो AST का स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के कुछ ऐसे बनेगी टर्म कि एक तो गुणांक होगा AST माइनस एक गुणांक यहाँ पर होगा और ये होगा AST स्क्वायर, और ये द्विघात समीकरण बन जाएगी, x² वाली बन जाएगी, जिसे धराचार्य नियम से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड करने के हिसाब से ना कर इसका जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, अल्टरनेटिव अप्रोच। जो आपको याद रखना है, फॉर अंडर रेनिफोर्स सेक्शन, जब इसका बेंडिंग मोमेंट आपको पता ही है कितना है, बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम बेंडिंग मोमेंट भी कह रहे हैं, WL²/8 मैक्सिमम मोमेंट। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे x² और ये A और B मानकर, A B और C मानकर धराचार्य नियम से, तो इसका एक सॉल्यूशन जो आता है, माइनस वाले को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, प्लस वाले को जब हम लेंगे तो AST का फॉर्मूला ये बनता है 0.5 FC के अपॉन में FY 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस 4.6 बेंडिंग मोमेंट FC के इंटू में BD का स्क्वायर गुणा में B गुणा में D। ठीक है, तो जो ये इक्वेशन बनी है, जिसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा आपको धराचार्य नियम लगाकर, ठीक है, उसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो एक ही लाइन में, कि जो भी इसका प्लस वाला सॉल्यूशन आएगा, प्लस माइनस में होता है ना, B² माइनस 4AC बटे में 2A, तो प्लस वाला सॉल्यूशन करते हैं तो ये वाला रिजल्ट आता है 0.5। तो ये जो फॉर्मूला AST कैलकुलेशन का, ये आपको आना चाहिए, AST कैलकुलेशन का फॉर्मूला आना चाहिए 0.5 FC के अपॉन में FY 1 माइनस अंडर रूट, फिर अंदर है 1 माइनस 4.6 बेंडिंग मोमेंट FC के BD² गुणा में B गुणा में D।
यहां से जो AST निकल के आएगा mm स्क्वायर में, ठीक है, mm स्क्वायर में जो इसकी यूनिट आएगी उसके आधार पर आप क्या करेंगे, डायमीटर सेलेक्ट करा देंगे, ठीक है। डायमीटर सेलेक्ट कर लेंगे कि मान लो 16 mm का सरिया या 20 mm का सरिया, और नंबर ऑफ बार्स निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नंबर ऑफ बार्स निकाल सकते हैं इजीली। कैसे कि जो ये AST होगा तो फिर नंबर ऑफ बार्स कैसे निकलेंगी, नंबर ऑफ बार्स निकलेंगे हमारे, नंबर ऑफ बार निकलेंगी जो भी AST आएगा वो बटे में π/4 इंटू में जो भी आप सजेशन दे रहे हो 5 का स्क्वायर करके, तो यहां से हम नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या बन सकता है, ऑब्जेक्टिव में AST कैलकुलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि हमेशा बीम को अंडर रेनफोर्स सेक्शन मानकर ही डिजाइन की जाती है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन मानकर ही सरिये की कैलकुलेशन की जाती है। एक्चुअल में सरिये की कैलकुलेशन ऐसे होती है जहां लीवर आर्म में एक्स एक्चुअल यूज होता है, ना कि लिमिटिंग यूज होता है। इसका सॉल्यूशन जब किया जाएगा तो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है। ये हमारे पास क्या है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन में AST कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, और नंबर ऑफ बार्स इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएंगी। अब यहां पर डायामीटर किस तरीके से सेलेक्ट करना है, ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास बीम की चौड़ाई कितनी है और उसमें हम नंबर ऑफ बार्स कितनी लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा पास नहीं लगा सकते, बहुत ज्यादा दूर नहीं लगा सकते। तो इस स्टेप में से जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनने वाला है वो क्या बनेगा वो मैं बताऊंगा आपको, पर एक बार यहां तक आप एक बार उतार लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, और ये वाली डायग्राम उतारने की जरूरत नहीं है आपको, ये वाला डायग्राम उतारने की जरूरत नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव का सेक्शन दो तीन पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, एक्चुअल यूज करना और AST का डायरेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ बार सेलेक्ट करते समय यानी 5 को सजेशन देते समय हमें क्या ध्यान रखना है, मिनिमम और मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन मेन रेनफोर्सिंग बार, और उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, वही चीज हम यहाँ लिखेंगे। इतना उतार लो, तो मैं मान के चलता हूं कि आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा और ये पूरी कहानी आपने उतार ली होगी। चलिए आगे चलें। तो अगर मैं आगे चलूं तो यहां पर देखिए नोट कर लेंगे, अब ऑब्जेक्टिव के हिसाब से यहां पर क्वेश्चन क्या आएगा ये देखो। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से यहां पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो यहां पर दो चीज है, एक तो मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन बार, तो नोट का एक पॉइंट तो ये हो ही गया, दूसरा पॉइंट सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट मिनिमम स्पेसिंग इन बार्स के मध्य मिनिमम स्पेसिंग कितनी रखी जाए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोड क्या कहता है, पहले एक बार कोड पर चल लेते हैं, देन हम आगे की कहानी करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कोड पर ले जा रहा हूं। देखिए स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार में ये वाली चीज देखिए, आप यहां पर पढ़ो, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल बार, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल बार। एक बार वापस से अपन बोर्ड पे आते हैं, और यहां पर एक चीज देखो, एक इसको ध्यान में रखने के लिए जो कोडल प्रोविजन है वो इस आधार पर बनाए गए हैं कि अगर आपने बार्स को बहुत पास लगा दी तो आपको पता है कि कंक्रीट जो होगा उसमें हमारे पास 20 mm का एग्रीगेट यूज हो रहा है, ठीक है, 20 mm का एग्रीगेट यूज हो रहा है। तो मान लीजिए ये हमारे पास एग्रीगेट है, उसके ऊपर मोर्टार की परत भी लगेगी। जब मोर्टार है तो जो, क्योंकि केवल एग्रीगेट थोड़ी है, कोर्स एग्रीगेट हमारे पास 20 mm का है, तो कोर्स एग्रीगेट और उसमें मोर्टार भी होगा, तो एक अच्छी खासी इसकी अपने पास मोटाई हो जाएगी। अगर आपने बहुत पास रख लिया तो ये एग्रीगेट और उसके चारों चिपटा हुआ मोर्टार जो है वो नीचे नहीं जा पाएगा, ये यही फंस आएगा। यही फंस गया तो ऊपर से चाहे आप कितना भी वाइब्रेटर कर दो, केवल मोर्टार नीचे आ जाएगा या हनी कॉम्बिंग रह जाएगी। तो एक निश्चित दूरी से ज्यादा पास अगर आप बार करोगे तो होगा क्या, एग्रीगेट दो बार्स के बीच में ही फंस जाएंगे और नीचे प्रॉपर कवर नहीं मिल पाएगा और हनी कॉम्ब रह जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर कॉम्पैक्शन भी नहीं हो पाएगा और हनी कॉम्बिंग रह जाएगी, इन कंक्रीट के कवर में हनी कॉम्बिंग रह जाएगी और वो बहुत ज्यादा दिक्कत करेगी। इस समस्या ना आए उसके लिए कोड क्या कहता है कि आपको मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन बार्स के बारे में देखना होगा। एक बार कोड की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 45 पर लिखी हुई है, ठीक है, देन हम वापस आएंगे। ये देखो, ये कह रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल मेन रेनफोर्सिंग बार यूजुअली नॉट लेस देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इनमें से जो सबसे बड़ा है वो हम लेंगे, उससे कम नहीं होगा। तो डायमीटर ऑफ बार इफ डायमीटर आर इक्वल्स, डायमीटर ऑफ लार्जर बार इफ डायमीटर आर अनइक्वल, 5 mm मोर देन द नॉमिनल
साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, नॉमिनल साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। और द ग्रेटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देन मिनिमम स्पेसिफाइड इन ए शुड बी पॉसिबल हाउएवर द निडल वाइब्रेटर अगर यूज किया जा रहा है तो ये देखिए यहाँ पर कुछ पोजीशन की जा रही है, उसको अब अपन यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, वापस से अपने बोर्ड पर आ जाते हैं। तो मिनिमम जो स्पेसिंग है, मिनिमम स्पेसिंग है वो क्या होनी चाहिए, पहला पॉइंट हमारे पास है क्या, मैक्सिमम डायामीटर ऑफ बार, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार मतलब जो ये फाई यूज हो रहा है ना, मैक्सिमम फाई, अगर एक जैसे हैं जब तो फाई हो गया, और अगर इनमें भी अलग अलग मान लो कॉर्नर की बार ज्यादा बड़ी है, अंदर की बार छोटी है, तो बड़ी वाली को लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार कौन सी बार है, ये लॉन्गिट्यूडनल बार। सेकंड हमारे पास क्या होगा, नॉमिनल साइज, नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का नॉमिनल साइज, और उसके ऊपर मोर्टार की परत भी तो आएगी, तो 5 mm वो, या तो ये, ठीक है। या फिर हमारे पास तीसरा है, इफ निडल वाइब्रेटर इज यूज, इफ निडल वाइब्रेटर इज यूज्ड, अगर निडल वाइब्रेटर यूज किया जा रहा है तो कोर्स एग्रीगेट्स जो होंगे वो यहां पर तो मान लीजिए फंसे आएंगे, परंतु निडल वाइब्रेटर अगर यूज हो रहा है तो अगल बगल की जगह से, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए कैसे भी सेंटर में आ जाएंगे। तो उस केस में हमारे पास कितना होगा, ये 2/3 ऑफ नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का नॉमिनल साइज के बराबर ही आप स्पेसिंग देखोगे तो भी पार पड़ जाएगी, ठीक है। तो वैसे तो भैया इन तीनों में से जो बड़ा आएगा वो हम लेंगे, अगर निडल वाइब्रेटर यूज नहीं हो रहा तो ऊपर के 2 ही हैं, ठीक है। अगर निडल वाइब्रेटर यूज नहीं हो रहा तो ऊपर के 2 ही हैं। वापस से आ जाते हैं कोड पर, यही लिख रहा है देखो, डायमीटर ऑफ इक्वल बार है तो डायमीटर ऑफ बार, नहीं तो लार्जर बार का डायमीटर, या 5 mm नॉमिनल साइज के एग्रीगेट से ज्यादा, ठीक है। दूसरा, यदि निडल वाइब्रेटर यूज करा है तो 2/3, ये लिखा हो देखो, 2/3 ऑफ द नॉमिनल साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट प्रोवाइड द सफिशिएंट स्पेस लेफ्ट बिटवीन ग्रुप बार्स एनेबल टू वाइब्रेटर टू इमेज, ठीक है। तो ये हमारे पास होना चाहिए, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, यदि हमारे पास क्या है, वापस से आ जाते हैं बोर्ड पर, ये तो हो गई हमारे पास कौन सी, मिनिमम स्पेसिंग, और वो कौन सी यहां लिख लेना, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की बात हो रही है ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ बार उसी तरीके से सेलेक्ट करेंगे, तो यदि ज्यादा पतली बार कर ली आपने तो ज्यादा नंबर आ जाएंगे, और स्पेसिंग अगर मीट नहीं हो रही तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर 5 को बढ़ाओ जिससे कम बार्स आए और काम हो जाए, ठीक है। दूसरा, इसी में ही हमारे पास कौन सी एक चीज और पढ़ेंगे, ये मिटा दूं, यहां तक का वीडियो आप पॉज कर लीजिए और एक बार उतार लीजिए, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि आपने ये चीज उतार ली होगी। एक तो ये तो थी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की बात, परंतु यदि नंबर ऑफ बार बहुत ज्यादा है और 2 मंजिल में अगर हम लगाएं, मतलब इस तरीके से, अगर मान लीजिए वर्टिकल स्पेसिंग, दूसरा टॉपिक है वर्टिकल स्पेसिंग, ठीक है। तो अगर वर्टिकल स्पेसिंग की बात करें तो यदि नंबर ऑफ बार बहुत ज्यादा है तो हमको इस तरीके से चेयर्स की मदद से ऊपर नीचे भी लगाना पड़ेगा, तो ये वर्टिकल स्पेसिंग किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए कोड क्या कह रहा है, किसी भी सूरत में 15 mm से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि अपने पास कितना, 2/3 ऑफ कोर्स एग्रीगेट साइज से कम नहीं होगी, और किसी भी सूरत में मैक्सिमम डाया ऑफ बार से कम नहीं होगी। मतलब इन तीनों में से विच एवर इज मोर होगा वही हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास बात करें तो भैया ये हमको अच्छे से पता होना चाहिए क्या, कि वर्टिकल स्पेसिंग इससे कम नहीं होगी, मिनिमम स्पेसिंग इससे ज्यादा चल सकती है पर इससे कम नहीं चलेगी, ठीक है। तो जो हम नंबर ऑफ बार सेलेक्ट करते हैं ऐसे निकालते हैं, जो हमारा AST आ गया अंडर एनी फोर्स सेक्शन, और π/4 फाई का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो ये फाई का स्क्वायर से हमारे पास आया है, तो वो चीज, एक चीज ये ध्यान में रखेंगे अपने पास कि ये फाई इस तरीके से सेलेक्ट करे कि ये वाली कंडीशंस हमारी मीट हो जाए। यदि डबल मंजिल या 3 मंजिल में है, चेयर्स की मदद से अगर लगा रहे हैं तो ये वाली स्पेसिंग, और यहाँ पर बात करें तो ये वाली स्पेसिंग, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज है क्वेश्चन में कि भैया ये स्पेसिंग कौन सी बात कर रहे हो, सेंटर टू सेंटर या क्लियर, तो क्लियर स्पेसिंग की बात हो रही है। पहले वाला केस जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है उसमें भी मैंने इस तरीके से बनाया था कि ये वाली जो क्लियर स्पेसिंग है इसकी बात हो रही है, स्पेसिंग बिटवीन बार। क्यों, क्योंकि इसको
प्रोवाइड करने का मेन रीजन क्या है कि हनी कॉम्बिंग ना रहे, और हनी कॉम्बिंग में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस काम में नहीं आएगी, क्लियर डिस्टेंस काम में आएगी। एक चीज तो ये है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन बार, और अगर कई लेयर्स में अगर हमारा रेनफोर्समेंट है तो मिनिमम इसमें, ठीक है, इनमें भी विच एवर इज मोर है, उसमें भी विच एवर इज मोर है। हाँ, मैं मान के चलता हूं कि आपने ये उतार लिया होगा। तो ये हमारा पास तीसरे स्टेप में एएसटी कैलकुलेशन में से दूसरा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है, स्पेसिंग बिटवीन बार, और इसी के आधार पर नंबर ऑफ बार सेलेक्ट की जाती है, 5 सजेस्ट किया जाता है। 7 में उतार लेता है, मैं मान के चलता हूं कि आपने उतार लिया होगा। तीसरा एक नोट का पॉइंट और है जो आपको आना चाहिए इसमें, और वो क्या है नोट का पॉइंट, कि मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन बार भी कोड रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो तीसरा नोट का पॉइंट और नोट कर लीजिए मेरे साथ, मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन बार्स, बार्स के मध्य मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है वो भी आपको क्या करनी है, लॉक करके, मतलब उसमें भी अपने पास प्रोविजन रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए बेंडिंग के दौरान अगर हम बात करें तो नीचे की साइड ही तो टेंशन आ रही है। अगर बेंडिंग की बात करें तो नीचे की साइड ही तो टेंशन आ रही है, और यहां से क्रैक बिड्थ हो सकती है कि निकल जाए। तो यदि आपने, क्योंकि देखो अगर कंक्रीट में सरिया लगा होता है तो वो उसके हिसाब से कंक्रीट को बांधे रखता है, तो उसमें जो टेंशन आती है उसका एक एरिया होता है जो सरिया कहता है कि ये भाई मैं संभाल लूंगा, इस वाले एरिया को ये कहता है मैं संभाल लूंगा, तो सरिया इस टेंशन को झेल लेता है। परंतु मान लीजिए अगर आपने क्या करा कि सरिये ही बहुत दूर दूर हैं, तो ये सरिया इस कंक्रीट, कितने कंक्रीट को अपने साथ रख सकता है, इतने कंक्रीट तक इसका प्रभाव रह सकता है, बाकी बचा कंक्रीट तो खाली रह गया, और कंक्रीट में अगर टेंशन आई तो क्रैक आएगा ही आएगा। ठीक है, तो क्रैक ब्रेथ को कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, याद रखेंगे अपने पास, टू कंट्रोल क्रैक ब्रेथ इन टेंशन साइड, टेंशन साइड में क्रैक ब्रेथ को अगर आपको कंट्रोल करना है तो कौन सा प्रोविजन आपको रखना ही रखना पड़ेगा, आपको रेस्ट्रिक्शन डालनी पड़ेगी, किसकी, मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन बार्स के बीच में। क्योंकि अगर बहुत कम बार्स यूज हो रही है, मतलब जो सरिया आपने बड़े बड़े लगा दिए पर स्पेसिंग ज्यादा लगा दी, तो उसमें दिक्कत यह है कि भैया जो बीच का कॉन्क्रीट है उसकी टेंशन झेलने वाला अगल बगल में कोई नहीं होगा, क्योंकि कॉन्क्रीट के चारों तरफ, स्टील के चारों तरफ के कॉन्क्रीट का जो टेंशन है वो स्टील ही तो झेलेगा, और ये कॉन्क्रीट के आसपास कुछ भी नहीं रहा। तो इसके लिए कोड क्या कहता है एक बार वो देख लेते हैं, फिर नोट्स में लिख लेंगे अपने पास। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन, ये आ गया, ये रहा देखो, अनलेस द कैलकुलेशन ऑफ क्रैक ब्रेथ, ठीक है, ग्रेटर जो स्पेसिंग है वो अलग अलग होगी। और बीम्स में जो बात करें, क्योंकि अभी हम बीम्स की बात कर रहे हैं, तो बीम्स में हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगी उसको हमको टेबल नंबर किस में बता रखा है, 15 में बता रखा है। यहाँ पर देखिए एक चीज तो ये है, परसेंटेज रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सेक्शन, तो ये क्या बीमारी है बाद में, पहले तो ये स्पेसिंग का देखो। ठीक है, स्पेसिंग का देखो कि स्पेसिंग में क्या लिखा हुआ है, कि अगर 0% रीडिस्ट्रीब्यूशन है, अगर 0% रीडिस्ट्रीब्यूशन है तो हमारे पास मैक्सिमम स्पेसिंग एफी 250 में, 300, 415 में, 180 और 150। ठीक है, तो वापस से अगर मैं आ जाता हूं यहां पर, तो हमारे पास मैक्सिमम स्पेसिंग की अगर बात करें इन केस ऑफ बीम्स, ठीक है, इसी में ही पहला पॉइंट है, इन बीम्स, इन केस ऑफ बीम्स, तो एक तो अपने पास टेबल नंबर 15 से हम ये डेटा लिख रहे हैं जो कि ग्रेड ऑफ स्टील पर निर्भर कर रही है, एफई 250, एफई 415 और एफई 500। ठीक है, तो यहां पर अगर 0% रीडिस्ट्रीब्यूशन, 0% रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट है, तो ये 300 mm से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं होगी, ये 180 mm से ज्यादा नहीं होगी, और ये 150 mm। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा ग्रेड ऑफ स्टील होगा वो ज्यादा स्ट्रेंथ का टेंशन ले रहा होगा, ज्यादा अमाउंट का टेंशन ले रहा होगा, और यदि इसमें स्पेसिंग आपने बहुत ज्यादा रख ली तो ये कॉन्क्रीट उस टेंशन को मीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कम ग्रेड का स्टील है तो कम टेंशन आ रहा होगा कुल मिला के, और कम टेंशन आ रहा होगा तो कॉन्क्रीट थोड़ा बहुत उसकी क्रैक का रेजिस्टेंस दे सकता है। ठीक है, ये 0% रीडिस्ट्रीब्यूशन। पर एक बार टेबल नंबर 15 को दोबारा देखो, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या बीमारी है ये और मैं आपको समझा देता हूं। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या बीमारी है ये देखो, ये एक तो याद क्या रखना है, ये प्लस, देखिए प्लस 15% जा रहा है और प्लस 13% जा रहा है, 30%, ऐसे ही -15% और -30%। जैसे जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है तो हमारे पास क्या हो रही है, स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट भी अपने पास
बढ़ रही है और रिडिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है तो भैया हमारे पास उल्टा भी हो रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज आपको याद रखनी है। क्या चीज है, अब मैं वापस से बता रहा हूँ। तो आपको एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये याद रखना है, वापस से स्क्रीन पर आ जाते हैं अपने। ठीक है, कि मैक्सिमम इन एलएसएम में मैक्सिमम रिडिस्ट्रीब्यूशन कितना अलाउ है, मैक्सिमम रिडिस्ट्रीब्यूशन 30% तक अलाउ किया गया है। अलाउ का मतलब ये फिक्स बीम वगैरह में काम आता है। जैसे मान लीजिए अगर ये है, ये कंटिन्यूअस बीम है, तो इनमें क्या होता है कि भैया रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड में तो सपोर्ट पर तो मूवमेंट होता ही नहीं है। ठीक है, परंतु यहाँ मूवमेंट होता है। जब यहाँ मूवमेंट होता है तो मान लीजिए अगर ये कुछ फेल हो रही है तो ये कुछ इसका हिस्सा ये ले लेगा। जैसे अपन होता है ना कि आपका दोस्त है कोई और वो आपका थोड़ा बहुत कष्ट झेल सकता है, यानी मान लीजिए आपको 1000 रुपए की जरूरत थी, आपके पास 800 है, 200 आपके दोस्त ने मिला दिए, तो रिडिस्ट्रीब्यूट कर, तो उसने अपने पैसे रिडिस्ट्रीब्यूट कर लिए और वो आपका काम चला लेगा। पर ऐसा रिडिस्ट्रीब्यूशन केवल ज्यादा से ज्यादा कितना मूवमेंट झेल सकता है, एक्स्ट्रा +30, और कोई कितना दे सकता है, -30 दे सकता है। इससे ज्यादा का रिडिस्ट्रीब्यूशन अलाउ नहीं है। तो हमारे कोर्स में रिडिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, क्योंकि हम फिक्स और कंटिन्यूअस बीम की बात नहीं करते। तो 0% रिडिस्ट्रीब्यूशन में इससे ज्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो क्रैक ब्रेथ को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो ये मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन बार है, जो कि ग्रेड ऑफ स्टील पर निर्भर करता है। क्यों करता है मैंने आपको समझा दिया। एक कोड में ये और लिख लेना, मैक्सिमम रिडिस्ट्रीब्यूशन कितना अलाउ है, मैक्सिमम रिडिस्ट्रीब्यूशन अलाउड, उतार लो, डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड कितना अलाउड है भैया, ±30% का अलाउड है। ठीक है, किसमें, एलएसएम में। और यही अगर ये बात किसकी की जाती, डब्ल्यूएसएम में, तो भैया यहाँ रिडिस्ट्रीब्यूशन केवल और केवल कितना अलाउ था, 15% का। वहां पर ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ±15% का अलाउड था डब्ल्यूएसएम में। तो डब्ल्यूएसएम के कोड में ये रिडिस्ट्रीब्यूशन केवल इतना ही अलाउड होता है। ठीक है, बाकी स्लैब्स में मैक्सिमम स्पेसिंग आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन रेनिफोर्समेंट की होती है, 450 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो चीजें अपन स्लैब में देखेंगे। ठीक है, पर बीम्स के केस में आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो एएसटी के केस में ये है, यहां तक आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर कॉलम्स के केस में किस तरीके से होती है, ये सब चीजें अपन उसमें आते आएगी। और वहां मैं कहूंगा कि वो मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन बार्स, जो कि किसको कंट्रोल करने के काम में आती है, वही एक ही फंडा है, टू कंट्रोल क्रैक ब्रेथ इन टेंशन साइड। टेंशन साइड में कंट्रोल करने के काम में आती है। तो ये आप उतार लीजिए एक बार नोट करके, देन हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये एएसटी कैलकुलेशन के हमारे पास 3 क्वेश्चन तो ये हो गए, 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। लास्ट एक और क्वेश्चन है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मिनिमम एएसटी का चेक। ठीक है, तो इसी में अब हमारे पास बात कर ले स्टेप नंबर 3 की। तो जो ये एएसटी आया है, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, परंतु ये एएसटी मिनिमम एएसटी से कम नहीं होना चाहिए। तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, जहां मिनिमम एएसटी का चेक भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए इतना ही है। मेरे ख्याल से आप ये उतार लीजिए, समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे, धन्यवाद।